हेलो बच्चों, एससी एजुकेशन फैमिली में आपका स्वागत है। कल हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक चीज, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक चीज हम लोग देखे थे। उसमें और बातें रह गई थी और बताने के लिए हम बोले भी थे कि इसके आगे जो है कार्बनिक यौगिक के नामकरण से शुरू करेंगे। कि कार्बनिक यौगिक के नामकरण को हम लोग देखेंगे कि कैसे हम नाम देते हैं उसको, क्योंकि इतनी सारी कार्बनिक यौगिक है। तो जो कार्बनिक यौगिक है, तो इन सभी को नाम देना जरूरी है और एक निश्चित वे में नाम लिखा जाता है ताकि सबका नाम पता लग सके। अगर अलग अलग सबका नाम लिखा जाए तो लगभग पूरे का नाम याद रखना मुश्किल हो जाएगा। तो एक सीरियल वे में नाम लिखने का तरीका इसमें बताया गया था। कल थोड़ा बहुत हम इसके बारे में डिस्कशन किए भी थे। तो चलिए शुरू करते हैं कार्बनिक यौगिक के नामकरण से। तो देखिए, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक के नामकरण, नामकरण। तो इसमें जरा समझेंगे कि कार्बनिक यौगिक का जो नामकरण है, हम लोग दो तरीके से करते हैं कार्बनिक यौगिक का नामकरण। एक जो नामकरण है जिसको हम लोग कहते हैं पहला साधारण नाम, एक जो है उसको हम बोलते हैं साधारण नाम, साधारण नाम। और दूसरा का जो होता है, दूसरे के तरीके से जो नामकरण किया जाता है उसको बोलते हैं आधिकारिक, आधिकारिक नाम, आधिकारिक नाम, या इसको हम कहते हैं IUPAC नाम, आधिकारिक नाम या IUPAC नाम, या इसी को लिखा हुआ मिलता है यूपैक नाम, यूपैक नाम। तो चलिए हम लोग देखते हैं कार्बनिक यौगिक का जो नामकरण है उसमें जो साधारण नाम है, यह साधारण नाम बहुत पुराना पद्धति है। इसके द्वारा जब कार्बनिक यौगिक की संख्या काफी कम थी तो उस समय इसके द्वारा नाम लिखा जाता था। जैसे आप देख सकते हैं कि कुछ चीजों का, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए कि साधारण नाम में सभी कार्बनिक यौगिक का अलग अलग नाम होंगे। साधारण नाम में सभी यौगिक का अलग अलग नाम होंगे और आधिकारिक नाम जो है IUPAC नाम है, वह एक नाम से मिलते जुलते होगा। तो हम लोग साधारण नाम के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग IUPAC नाम के बारे में पढ़ेंगे और यही महत्वपूर्ण होगा, IUPAC नाम ही। तो IUPAC नाम लिखने के लिए कार्बनिक यौगिक को, IUPAC नाम लिखने के लिए कार्बनिक यौगिक को दो भागों में बांटा गया है। और कार्बनिक यौगिक के जो दो भाग हैं, कार्बनिक यौगिक के जो दो भाग हैं उसमें एक भाग कहलाते हैं प्रीफिक्स और एक भाग कहलाते हैं सुफिक्स। तो प्रीफिक्स जिसको हम बोलते हैं हिंदी में उपसर्ग, प्रीफिक्स जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उपसर्ग, और इसमें जो जो सुफिक्स कहलाता है उसको हम बोलते हैं प्रत्यय, प्रत्यय बोलते हैं या अनुलग्न कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं, अनुलग्न कहते हैं। और उपसर्ग को हम लोग पूर्व लग्न भी कहते हैं। पूर्व लग्न माने, पूर्व लग्न का मतलब कि कार्बनिक यौगिक के पहले लगने वाला और कार्बनिक यौगिक के बाद लगने वाला जो है वह अनुलग्न कहलाता है। कार्बनिक यौगिक के बाद लगने वाला अनुलग्न है और पूर्व लगने वाला कहलाता है क्या, पूर्व। जो पहले लगने वाला है उसको पूर्व लग्न कहते हैं। ये पूर्व लग्न जो है यह कार्बन की संख्या को रिप्रेजेंट करता है कि जो कार्बनिक यौगिक है उसमें कार्बन की संख्या कितनी है, इसको रिप्रेजेंट करता है एक उपसर्ग या पूर्व लग्न। और ये जो अनुलग्न है यह किसको बताता है, तो प्रकार्यात्मक समूह को बताता है, प्रकार्यात्मक समूह। अब सवाल खड़ा होता है, ये तो समझ में आ रहा होगा कि कार्बन की संख्या, जैसे एक कार्बन है उस यौगिक में
2 कार्बन 3 कार्बन, तो उसको निर्धारित करेगा पुल्लिंग यानी उपसर्ग। और प्रकार्यात्मक समूह क्या है? तो प्रकार्यात्मक समूह कार्बनिक यौगिक का वैसा हिस्सा, वैसा पार्ट होता है जिस पर उस यौगिक का पूरा गुण निर्भर करता है। उस यौगिक का पूरा गुण निर्भर करता है प्रकारात्मक समूह। इसका परिभाषा भी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो समझ सकते हैं कि कार्बनिक यौगिक जो है उसमें 2 चीज होता है, एक कार्बन की संख्या के आधार पर आगे लिखा होता है और एक क्या होता है प्रकार्यात्मक समूह जिसको हम अनुलग्न कहते हैं। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कार्बन की संख्या को। आगे हम लोग देखेंगे कि कार्बन परमाणु की संख्या को हम लोग मूल शब्द से दर्शाते हैं। कि अगर कोई मूल शब्द बोले जैसे मेथ बोले तो कार्बन की संख्या 1 होगी, एथ बोले तो कार्बन की संख्या 2 होगी। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, इस प्रकार से हम लोग कार्बन परमाणु की संख्या को दर्शाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं एक सारणी के द्वारा। तो कार्बन परमाणु की संख्या को मूल शब्द से दर्शाते हैं। कार्बन परमाणु की संख्या को हम लोग मूल शब्द से दर्शाते हैं। तो देखिए इसका मूल शब्द क्या होता है, इसे मूल शब्द। तो अगर कार्बन परमाणु की संख्या 1 है तो उस कंडीशन में जो मूल शब्द होंगे वह होंगे मेथ। कार्बन परमाणु की संख्या 1 है तो मूल शब्द मेथ होंगे, और कार्बन परमाणु की संख्या 2 है तो एथ होंगे, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, और 9 है तो नॉन, और 10 है तो हो जाता है आपको डेक। ऐसे जनरली 10 तक ही ज्यादातर उपयोग होते हैं, उसके अलावे भी और अधिक होते हैं। अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि 11 क्या है, 11 अगर है कार्बन परमाणु की संख्या, 11 है कार्बन परमाणु की संख्या, तो वहां पर हो जाता है अनडेक। अगर 12 है तो इसको बोलते हैं हम लोग डूडेक, अनडेक, डूडेक। अगर 13 है तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्राइडेक। अगर 14 है तो इसको बोलते हैं हम लोग टेट्राडेक, टेट्राडेक। अगर कार्बन परमाणु की संख्या 15 है तो इसको बोल देते हैं हम लोग 15 वाले को पेंटाडेक, पेंटाडेक कहते हैं। अगर 16 है आपको तो इसको हम लोग बोलते हैं हेक्साडेक, हेक्साडेक। 17 है तो इसको बोलते हैं, 17 है तो देख लीजिए हेप्टाडेक, हेप्टाडेक। 18 है तो हो जाएगा ऑक्टाडेक, 19 है हो जाता है नोनाडेक, और 20 है तो उसको हम लोग कहते हैं आइसो। देखिए पहले इसको समझ लीजिए इतना तक, उसके बाद 20 को बताते हैं। जरा सा यहां पर गौर कीजिए कि 11 वाला कार्बन 11 वाला अनडेक कहलाएगा, 12 वाला डूडेक, 13 वाला ट्राइडेक, 14 वाला टेट्राडेक कहलाएगा, और उसके बाद जो है 14 वाला टेट्राडेक, 15 वाला जो है पेंटाडेक, 16 वाला हेक्साडेक। यहां से यहां तक टेट्रा तक तो याद करना है, लेकिन 16 से अगर ध्यान दें तो यहाँ पर देखिए हेक्स तो हेक्साडेक, हेप्ट हेप्टाडेक, ऑक्ट तो ऑक्टाडेक, नॉन तो हो गया क्या, नॉनाडेक हो गया। अगर हम लोग बात कर ले तो 20 के लिए हो जाएगा आईकोस, 20 के लिए क्या हो जाएगा आईकोस। अब देखिए आईकोस हो गया 20 के लिए आईकोस। उसके बाद अगर 21 लिखना चाहें तो 21 के लिए हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, जैसे देख लीजिए 10 के लिए डेक है तो अनडेक, डूडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, सब में डेक जुटा हुआ है। तो उसी प्रकार से 21 के लिए हम लोग ऐसे लिखेंगे अन आईकोस, अन
आई कोस। 22 के लिए डू आई कोस, डू आई कोस। 23 के लिए क्या लिखेंगे, 23 के लिए लिख लेंगे ट्राई आई कोस, ट्राई आई कोस। 24 के लिए तो क्या हो जाएगा टेट्राइकोस। 25 के लिए पेंटाइकोस। 26 के लिए हेक्साइकोस। 27 के लिए हेप्टाइकोस। 28 के लिए कितना हो जाएगा ऑक्टाइकोस। 19 के लिए हो जाएगा नोना आइकोस, 19 के लिए नोना आइकोस। अब 30 से समझिएगा कि 30 से क्या होता है, तो 30 से आपको ट्राइकोंट, ध्यान दीजिएगा 30 का जो होता है वह 30 का ट्राइकोंट होता है 24 30 का। फिर उसके बाद आपको 31 का क्या लिखेंगे, तो देखिए अगर कार्बन की संख्या 30 है तो होता है टेट्रा आइकोंट, टेट्रा कोंट। 30 के लिए आपको हो जाता है टेट्रा कोंट, सॉरी ट्राइकोंट, सॉरी टेट्राकोंट नहीं, 30 के लिए क्या हो जाता है ट्राइकोंट, ट्राइकोंट। टेट्राकोंट होगा 40 के लिए, 40 के लिए टेट्राकोंट। 50 के लिए पेंटाकोंट। 60 के लिए हेक्साकोंट। 61 के लिए 61 के लिए अगर हम लोग बात करें तो इस पर से पहले हम लोग पूरा शून्य वाला देख लेते, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। तो 60 के लिए हो गया। उसके बाद अगर 70 के लिए बात कर ले तो पेंट हेप्ट होता है, तो ये हो जाएगा हेप्टाकोंट। और 80 के लिए पेंट हेप्ट ऑक्ट होता है, तो हो जाएगा क्या ऑक्टाकोंट। और अगर हम बात करें 90 के लिए तो जरा नौना कोंट। और अगर हम लोग बात कर ले 90 तक हो गया, उसके बाद अगर हम लोग बात कर ले 100 के लिए तो 100 का हो जाता है और हेक्ट, 100 का और हेक्ट हो जाता है, तो क्या हो जाता है और हेक्ट। अब इस कंसेप्ट को जरा समझेंगे। तो 30 है, तो 30 के बाद अगर हम लोग 31 का लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा 1 के लिए जैसे 10 था तो 10 के डे होता था, तो 11 को लिखते थे ऑन डे, तो वैसे ही अगर 30 है यहाँ पर तो 31 हुआ तो यहाँ पर लिखिए ऑन ट्राइकोंट, ऑन ट्राइकोंट लिख लेंगे, ऑन ट्राइकोंट। अगर हम 32 के लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ऑन, सॉरी 32 के लिए डू ट्राइकोंट, 32 के लिए क्या लिखेंगे डू ट्राइकोंट। अगर हम 33 के लिखना चाहें तो 33 के लिए लिख सकते हैं ट्राई, 33 की क्या होता है ट्राई, तो ट्राई ट्राइकोंट, 33 के लिए हो जाएगा ट्राई ट्राइकोंट। फिर उसी प्रकार से 34 के टेट्रा ट्राइकोंट, उसी प्रकार से जैसे 50 वाला लिखे, 60 वाला, 70 वाला। 60 वाला देख लेते, तो इसमें अगर 61 को लिखेंगे, 60 वाला में कितना को लिख लेंगे 61 को, तो क्या लिख सकते हैं ऑन हेक्साकोंट, क्योंकि एक के लिए हम लोग ऑन लिखते हैं, दो के लिए डू लगाते हैं आगे, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए लिखते हैं हम लोग टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, 9 8 के लिए ऑक्टा, 9 के लिए नौना। तो उसी प्रकार से लगा के हम लोग आगे लिख लेंगे। जैसे 100 तक देख रहे हैं आप कि 100 को हम लिख सकते हैं अहेक्ट है, तो एक और समझ लीजिए, अगर मान लीजिए कि सी 110 को लिख लिए, तो सी 110 की बात कर ले तो इसको क्या लिख सकते हैं अहेक्ट को क्या लिख सकते हैं, तो अहेक्ट को देखिए 10 है तो 10 को हम लोग डेट बोलते हैं, तो 110 है ना, तो 110 को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं डेट अहेक्ट, क्योंकि 10 को हम क्या बोलते हैं डेट, और 100 को क्या बोलेंगे अहेक्ट, 100 को क्या बोलेंगे अहेक्ट। तो 110 को हम लिख सकते हैं डेट अहेक्ट, 110 को क्या लिखेंगे डेट अहेक्ट। अगर हम बात करें 122 को लिख लें तो देखिए इसको कैसे हो जाएगा, 122 है तो हो जाएगा डू, हो जाएगा क्या डू, उसके बाद 22 के पहले लिख लीजिए, 22 को लिखिए तो 22 को आइकोस होता है, तो अगर हम 20 की बात करें तो आइकोस, तो डू आइकोस, डू
आईपोस, और 100 के लिए अहेक्ट, तो 2 आईपोस अहेक्ट हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है कि कार्बन परमाणुओं की संख्या के लिए हम लोग किस प्रकार से सभी को लिखेंगे। तो फिर से समझ लीजिए, रिवीजन कर लेते हैं इसको। कार्बन परमाणुओं की संख्या, अगर कार्बन परमाणु की संख्या 1 है तो मेथ, 2 है तो 1, अर्थात मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। 11 के लिए, 11 के लिए अनडेक, डूडेक, थ्री अनडेक, डूडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, और उसके बाद फिर टेट्रा 4 तक हो गया। उसके बाद पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक। उसके बाद नोनाडेक तो 19 तक हो गया। उसके बाद हम लोग 20 के देखे थे क्या, कि आईपोस होता है 20 के आईपोस। तो फिर से 21 से ही शुरू हो जाएगा, अनआईपोस, डू आईपोस, ट्राईआईपोस, टेट्राआईपोस, इस प्रकार से 20 में। फिर 30 में, तो 30 में आप देख सकते हैं कि 30 को ट्राईपोंट लिखते हैं, तो 31 से वही शुरू हो जाएगा, अनट्राईपोंट, फिर अनट्राईपोंट, डू ट्राईपोंट, डू ट्राईपोंट, उसके बाद टेट्रा ट्राईपोंट, ट्राई ट्राईपोंट, सॉरी ट्राई ट्राईपोंट 33 को हो जाएगा। 34 के क्या हो जाएगा, तो टेट्रा ट्राईपोंट हो जाएगा। 35 के पेंटा ट्राईपोंट। इसी प्रकार से सब लिख लेंगे। और 100 के लिए होता है अहेक्ट। अब तो यहाँ पर 110 के लिए, तो 10 के लिए डेक होता है, और फिर 110 है ना, तो अहेक्ट हो जाएगा, डेक अहेक्ट। यहाँ 122 है, तो पहले 22 को लिखिए, तो 22 को डू आईपोस होता है, और उसके बाद 100 के लिए अहेक्ट, तो डू आईपोस अहेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि कार्बन परमाणु की संख्या आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कार्बन परमाणु की संख्या। जब देख लिए, तो कार्बन जो है वह यौगिक बनाता है। तो कार्बन जो यौगिक बनाता है, तो उसके बारे में देखेंगे किसके किसके साथ मिलकर के यौगिक बनाता है। तो देखिए, अगर हम कार्बन की बात कर लें, तो यह कार्बन यह कई तत्वों से मिलकर के यौगिक बनाता है। कार्बन कई तत्वों से मिलकर के, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन से मिलकर बना लिया, नाइट्रोजन से मिलकर बना लिया, ऑक्सीजन से मिलकर बना लिया। हैलो समूह के जो तत्व हैं, हैलो समूह के तत्व जो होते हैं, वो होता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इससे मिलकर के बना लेता है क्या, यौगिक कार्बन। तो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे, कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर के यौगिक बनाता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जब कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर के जब यौगिक बनाता है, तो उस यौगिक को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। उस यौगिक को क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन। यानी हम कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या है, तो वैसा कार्बनिक यौगिक, वैसा कार्बनिक यौगिक, वैसा कार्बनिक यौगिक, वैसा कार्बनिक यौगिक जिसमें सिर्फ कार्बन तथा, जिसमें सिर्फ कार्बन तथा हाइड्रोजन मिला होता है, जिसमें सिर्फ कार्बन तथा हाइड्रोजन मिला होता है, वह क्या कहलाता है, हाइड्रोकार्बन कहलाता है। जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है, वह क्या कहलाता है, हाइड्रोकार्बन कहलाता है। क्लियर। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे अगर बात कर लें तो CH4, इसको हम कह सकते हैं मीथेन, सॉरी CH3 होगा। CH4 आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, CH4 लिखते हैं, क्योंकि एल्केन का होता है CH4, 3 में हो सकता है उसका भी नाम लिखाएगा, जैसे CH3 का भी नाम लिख लेते हैं। तो इसको जो CH4 होगा, यह है मेथेन। CH4 क्या है, मेथेन। और ये जो है, यह मेथिल है, यह CH3। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन मिला, इसको हाइड्रोकार्बन। CH3, तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन मिला, तो इसको हाइड्रोकार्बन। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से जो बने यौगिक हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अब ये हाइड्रोकार्बन का जो कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन का जो विस्तार है, यह इतना छोटा नहीं है,
बल्कि काफी लंबा है। तो हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के हैं इसको जरा देख लेते हैं। तो हाइड्रोकार्बन जो है वह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो देखिए हाइड्रोकार्बन 4 प्रकार के, उसमें पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहला जो हाइड्रोकार्बन है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा जो हाइड्रोकार्बन है उसको कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तीसरा हाइड्रोकार्बन है जिसको हम लोग कहते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। और चौथा जो हाइड्रोकार्बन है उसको हम कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। देखिए हाइड्रोकार्बन क्या है, अभी समझे कि कार्बन और हाइड्रोजन के साथ में मिले हुए जो यौगिक हैं जो बनेंगे उसको हाइड्रोकार्बन हम लोग कहेंगे। तो हाइड्रोकार्बन को कितने भागों में बांट के पढ़ना है? तो 4 भागों में, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब ये मत समझना है कि कार्बनिक यौगिक का मतलब सिर्फ हाइड्रोकार्बन नहीं, और भी कार्बनिक यौगिक हम लोग पढ़ेंगे। ये तो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिले हुए यौगिक है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, यह 4 प्रकार के हाइड्रोकार्बन का। तो चलिए हम बारी बारी से समझते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त क्या है, एलिसाइक्लिक क्या है, एरोमेटिक क्या है। तो देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। जैसे इस प्रकार से एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिंगल मतलब एकल बंधन के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, या एकल बंधन के द्वारा हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ रहता है, तो इसको कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है वो वह है, उसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है इसमें जो है वो वह द्विबंधन के द्वारा, एक जो बंधन बनता है वो वह द्विबंधन के द्वारा या त्रिबंधन के द्वारा, द्विबंधन या त्रिबंधन के द्वारा जुड़ा रहता है कार्बन। एक एक कार्बन, कम से कम कितने कार्बन? एक कार्बन द्विबंधन या त्रिबंधन के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, उसको हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कम से कम लास्ट वाला एक जो कार्बन है वो वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है, जो द्विबंधन और त्रिबंधन के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। तो द्विबंधन वाला को, जो द्विबंधन के द्वारा जुड़ता है, उस प्रकार के असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम लोग एल्कीन कहते हैं, एल्कीन कहते हैं। तथा त्रिबंधन वाला को हम लोग एल्काइन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्काइन कहते हैं त्रिबंधन वाला को। उसके बाद फिर एलिसाइक्लिक है, हम लोग शॉर्ट में इसको देख रहे हैं, परिभाषा इसको हम लिखेंगे, बारी बारी से हम सबको पढ़ेंगे। एलिसाइक्लिक क्या है? तो एलिसाइक्लिक संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। लेकिन इसकी जो संरचना होती है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन की खुला संरचना, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का भी खुला संरचना, लेकिन एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन की जो संरचना होती है वह बंद संरचना होती है। एलिसाइक्लिक है संतृप्त और असंतृप्त का मिश्रण एलिसाइक्लिक, लेकिन इसकी बंद संरचना होती है। चलिए शॉर्ट में एरोमेटिक को भी देख लेते हैं। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है उसमें कम से कम कार्बन की संख्या 6 होनी चाहिए। जैसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का अगर यौगिक की बात कर ले तो बेंजीन हो जाता है, टोल्यूइन हो जाता है, जिसमें कम से कम कार्बन की संख्या कितनी है? 6 है या 6 से अधिक है। क्लियर? शॉर्ट में हम लोग इसको देख लिए। अब बारी बारी से हम सभी को पढ़ेंगे संतृप्त, असंतृप्त, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। चलिए देखते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। देखिए किसको कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको बोलेंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, देखिए वैसा हाइड्रोकार्बन, वैसा हाइड्रोकार्बन
जिसमें कार्बन परमाणु, जिसमें कार्बन परमाणु आपस में एकल बंधन के द्वारा जुड़ा रहता है, एकल बंधन के द्वारा जुड़ा रहता है, जुड़ा रहता है, वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। एकल बंधन के द्वारा वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु आपस में एकल बंधन के द्वारा जुड़ा रहता है, वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। अब चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट इसमें। संतृप्त हाइड्रोकार्बन बहुत ही कम अभिक्रियाशील होता है, क्रियाशील न के बराबर होता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन बहुत ही कम अभिक्रियाशील होता है, बहुत ही क्या होता है, कम अभिक्रियाशील होता है, जिसके कारण संतृप्त हाइड्रोकार्बन बहुत ही कम अभिक्रियाशील होता है, जिसके कारण इस तरह के जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जो इस तरह के हाइड्रोकार्बन है, उसको पैराफिन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग, पैराफिन, क्योंकि यह कम अभिक्रियाशील है, इसीलिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक और नाम हो गया पैराफिन। उसके अलावा अगर हम बात कर लें तो IUPAC जो नामकरण की जो पद्धति है, उसके अनुसार IUPAC नामकरण के अनुसार संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहा जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहा जाता है। IUPAC नामकरण के अनुसार संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं हम लोग। ठीक है, क्लियर। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के कितने नाम हो गए, एक तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, उसके अलावा दूसरा नाम हो गया पैराफिन, और तीसरा नाम हो गया क्या, एल्केन। समझ में आ रहा होगा, क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए IUPAC नामकरण के अनुसार इनको एल्केन लिखिए। अब सभी का जो एल्केन है तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, तो इसका सामान्य सूत्र होता है जिसको जनरल फॉर्मूला बोलते हैं। तो इसका जो सामान्य सूत्र होता है एल्केन का, तो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वह है CnH2n+2 होता है, जहां n बराबर होता है 1 2 3 4 डॉट डॉट, इस प्रकार से होता है, यानी इसका सामान्य सूत्र। अब सामान्य सूत्र का मतलब क्या हुआ, सामान्य सूत्र का अर्थ क्या हुआ, देखिए। तो देखिए हम लोग अभी देखे थे कि कार्बन की संख्या 1 रखेंगे तो उसके लिए जो मूल शब्द होगा क्या होगा, 2 रखेंगे, कार्बन की संख्या 2 रहेगा तो मूल शब्द क्या होगा, कार्बन की संख्या 3 रहेगा तो मूल शब्द क्या होगा, 4 रहेगा तो मूल शब्द, तो उसी के अनुसार हम लोग इसमें देखेंगे। चलिए हम लोग n बराबर 1 करते हैं, तो जब n बराबर 1 रखेंगे तो कार्बन तो 1 होगा और 1 रखेंगे तो 2 और 2 4, यानी CH4 लिख सकते हैं। तो CH4, तो इसका जो IUPAC नाम हो जाएगा वह हो जाएगा, देख लीजिए क्या, CH4 का IUPAC जो नाम होगा वह हो जाएगा इस प्रकार से। सबसे पहले हम लोग इसमें अनुलग्न को देखते हैं। तो अनुलग्न में जुटता क्या है, तो एल्केन जो जुटेगा अनुलग्न के रूप में एन जुटेगा, यानी IUPAC नामकरण देख लेते हैं पहले, उसके बाद उसको समझेंगे। तो IUPAC नाम हम लोग कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले जो लिखा जाता है वो होता है कार्बन के लिए जो मूल शब्द है उसको लिखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अनुलग्न को जोड़ते हैं। अनुलग्न जो लास्ट में जुड़ता है, तो एल्केन जो है लास्ट में एन जुड़ता है, एल्केन के लास्ट में क्या जुड़ता है, एन जुड़ता है। अब देखिए, अब समझिएगा कैसे है कार्बनिक। तो एन बराबर अगर हम 1 ले लिए तो हो जाएगा, एक जब रखेंगे तो CH, 1 रख दिए 2 कितने हो गए 4, अर्थात CH4। तो इसका मूल शब्द कार्बन 1 है, तो 1 के लिए क्या बताया था मूल शब्द, मेथ। तो IUPAC नाम क्या हो जाएगा, तो मेथ और क्या जुटेगा, एन, तो मेथ और एन जुट गया तो हो गया कौन सी, मेथेन। क्या हो गया, मेथेन, इसका IUPAC नाम। अगर हम n बराबर 2 ले लें तो C2H4, तो इसमें फिर देखो मूल शब्द, तो मूल शब्द क्या होगा,
टू है, तो टू के लिए मेथ और टू के लिए हम बताए थे एथ, तब मेथ और टू के लिए एथ बताए थे, और उसके साथ क्या जुटेगा एन, तो क्या हो जाएगा एथेन। उसी प्रकार से कार्बन 3 वाला को एथेन में हम लोग प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। इसमें एल्केन में नामाकरण अब समझ में आ रहा होगा कि ये जो आईयूपीएसी नामाकरण कितना आसान है। एक हम लोग खाली आईयूपीएसी नाम के मूल शब्द पर से एन जान लिए, उसके बाद सबका लिख लेंगे। एक कार्बन वाला को मीथेन नाम दे देंगे, दो कार्बन वाला को एथेन, तीन वाला को प्रोपेन, चार वाला को ब्यूटेन, पांच वाला को पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। इस तरह से एकदम आराम से हम लोग पूरा नाम लिख लेंगे, इसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन वाला में। क्लियर है? चलिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है ज्यादा, इसके वजह से अब यहीं पर हम स्टॉप करते हैं, क्योंकि अपलोडेड में दिक्कत हो जाता है यहाँ पर। तो अगर समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। थैंक यू।